क्यों वो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि कल को अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहां पे पता करने के लिए कि यार रिपोर्ट अलग बनेगा, एक माइन के अंदर में एक्सीडेंट और एक माइन के बाहर में एक्सीडेंट, ठीक है। तो उसके लिए वो सारी चीजें हैं और वैसा वो डेफिनेशन आपके लिए कोई खास काम का नहीं है, बस ध्यान में रखने का है, ठीक है। अभी आते हैं माइनिंग क्या होता है, ठीक है। ऑल क्लियर? फुल स्क्रीन करने पे कट जाता है क्या? सबको ऐसे ही दिक्कत हो रहा है? नोट डाउन कहां से करना है मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। सबका कट रहा है कि एक आध किसी का कट रहा है? किसी किसी के मोबाइल में हो सकता है दिक्कत होगा यार, सबका नहीं कट रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो ठीक दिख रहा है। सबका कट रहा है? क्लियर है? चलिए ठीक। तो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम अर्थ क्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। माइनिंग क्या होता है? मिनरल को एक्सकेवेट करने का प्रोसेस होता है, कैसे? फॉर इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब आप बेसिकली मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक नहीं है तो वो माइनिंग नहीं कहलाएगा। पता चल रहा है आप कोई चीज निकाल रहे हैं 60 रुपए में और बेच रहे हैं 50 रुपए में, ठीक है, वो माइनिंग नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया था अर्थ क्रस्ट और बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मैन जो मानवता है उसके भलाई के लिए अगर कुछ ऐसा आप चीज निकाल रहे हैं जो कि इकोनॉमिक है, या मिनरल निकाल रहे हैं जो कि इकोनॉमिक है, तो वो आपका माइनिंग होगा। ये जो अर्थ क्रस्ट कहा, वो अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या हुआ? आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं। और आउटर सरफेस के अंतर्गत में क्या क्या आएंगे? ओशियन, लेक, रिवर एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 30 to 50 किलोमीटर, ये आउटर सरफेस ऑफ अर्थ कहलाता है, ठीक है। अभी आते हैं मिनरल क्या होता है। मिनरल इज ए होमोजीनियस एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ए कंपोजिशन दैट में एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल फॉर्मूला। मतलब मिनरल को हम क्या बोल रहे हैं? मिनरल एक ऐसा नेचुरली ऑकरिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट है जिसका एक फिक्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स रहेगा किसका? मिनरल का। क्लियर है जी बात? नहीं कट रहा, सब ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। मोस्ट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर, रॉक बनाने वाले जो ज्यादातर मिनरल्स है कौन से हैं? ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, ये सारे जियोलॉजी के पोर्शन है। मोहित सर मेरे ख्याल से ये सारा वो पढ़ा ही रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे तो आगे पढ़ा देंगे। मैं जस्ट एक बेस बनाने के लिए कि कुछ टर्म्स जो आएंगे ना वो सब समझाने के लिए कि मिनरल्स क्या है वो पता होना चाहिए, और क्या है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर और वेंस क्या है, और बॉडी क्या है, ये सारे टर्म्स आगे आएंगे। तो उसके लिए एक माहौल बना रहा हूं कि क्या है, कैसे, किस तरह से बेसिकली हम जो और बना रहे हैं उसका वो है एक्चुअल में क्या चीज। तो पहले मिनरल को हमने समझा। मिनरल क्या होता है? जिसका एक फिक्स फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा, चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन फिक्स रहेगा, ठीक है। और ज्यादातर जो रॉक बनता है वो ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, इन सारे मिनरल से मिलकर बना होता है। रॉक में भी कंपोज्ड ऑफ मे बी वन मिनरल्स ओनली but is usually mechanical mixture or aggregate of two or more minerals, ठीक है। हमने क्या बताया कि मिनरल्स क्या है? जिसका एक फिक्स कंपोजिशन है। लेकिन जब हम बात करेंगे रॉक की, तो रॉक क्या है? वो या तो एक मिनरल से मिलकर बना होगा या एक से ज्यादा मिनरल से भी बना हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल मिक्सचर होता है एक से ज्यादा मिनरल्स का। तो रॉक की बात करेंगे जिसके अंदर में वन या मोर देन वन मिनरल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि ग्रेनाइट इज अ रॉक कंपोज्ड ऑफ एसेंशियली थ्री सेपरेट मिनरल्स। ग्रेनाइट जो होता है वो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, माइका, इन तीनों से मिलके बना होता है। तो रॉक का फॉर्मेशन मिनरल से होता है और मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एलिमेंट से होता है। क्लियर है जी बात? राइट साइड क्या ब्लर हो रहा है? अभी ठीक है? ठीक, चलिए। वेरियस मिनरल्स कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीगेट ऑफ chemical elements, so rocks are really aggregates of minerals. They contains minerals in varying proportion and they
हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिनरल्स है वो क्या होता है, केमिकल एलिमेंट्स का एग्रीगेट होता है। जबकि हम रॉक की बात करें तो रॉक क्या होता है, मिनरल्स का एग्रीगेट होता है, मिनरल से मिलकर बना होता है। मिनरल्स जो होता है उसका एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, जबकि रॉक का जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, मेरे ख्याल से अभी क्लियर होगा कि रॉक क्या चीज है, मिनरल क्या चीज है, मिनरल किससे बना है, कैसे बना है, ये सारा मेरे ख्याल से अभी क्लियर होगा। ठीक है, व्हेन एक्सकेवेटिंग ए यूजफुल मिनरल्स, the uneconomic rock or minerals associated with it which has to be excavated and discarded is called rejection dirt or waste in coal mines। जब आप मिनरल को एक्सकेवेट करते हैं, मिनरल को जब आप निकालते हैं, तो जो अनइकोनॉमिक है, अनइकोनॉमिक जैसे मैंने मुरम का एग्जांपल दिया, ठीक है, वो अनइकोनॉमिक है, उसको हम और कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। वैसे इस दौरान में कोई भी रॉक निकलेगा या मिट्टी निकला या कुछ भी ऐसा चीज निकला जो हमारे लिए काम का नहीं है, उस बेकाम की चीज को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिजेक्शन बोलेंगे, डर्ट बोलेंगे या वेस्ट बोलेंगे। किसके केस में, कोल माइन के केस में। लेकिन यही जो वेस्ट मटेरियल अगर मेटल माइन के केस में बात करें तो टर्म्स कुछ और यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, गैंग बोलते हैं। क्लियर है जी बात, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए, अच्छा इसको तो मैं बता चुका। एन ओर इज रॉक विच कंटेन्स मिनरल, और क्या होता है, जो कि मिनरल कंटेन करता है, एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आफ्टर प्रोसेसिंग टू सेपरेट मिनरल्स फ्रॉम गैंग, और यूजुअली ऑकर्स इन वेन्स और लोड्स। ठीक है, और क्या होता है, और मिनरल कंटेन करता है जिसको हम इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। मैं बता देता ना, और की बात आप तब करेंगे, रॉक, ठीक है, और इज अ रॉक, और अल्टीमेटली रॉक ही है, लेकिन वो जो मिनरल कंटेन करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। मेटल का एक्सट्रैक्शन उसमें से इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, और जब मेटल का हम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो जो बाकी मटेरियल बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। सिंपल सा चीज, जो बता चुका वही सारा दोबारा रिपीट हो रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा, इस टर्म्स को याद रखिएगा। और जो निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, ऑकर्स इन वेन्स एंड लोड्स। और जो मिलता है वो कहां मिलता है, वेन्स या लोड्स में मिलता है, आगे बता रहे हैं। ठीक है, इफ एन ओर व्हेन सब्जेक्टेड टू मेटलर्जिकल प्रोसेस यील्ड ओनली वन मेटल, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट ओर। ये जस्ट बताने के लिए भी याद रख सकते हैं कि अगर आप ओर को प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ एक मेटल निकलता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट ओर बोलेंगे। सिर्फ एक मेटल निकलता है तो, वैसे एक ओर के अंदर से मल्टीपल मेटल्स भी निकल सकते हैं, एक या एक से ज्यादा मेटल्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, ए मिनरल डिपॉजिट इज अ रॉक और मिनरल दैट इज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड repays it extraction from the earth. Veins और लोड इज अ क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट फील्ड विद मिनरल्स। वेन्स या लोड्स क्या होता है, क्रैक होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर में, जो कि किससे फील्ड होता है, जो कि मिनरल से फील्ड होता है। ठीक है, ये मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। ये मैंने बताया था कि क्रैक अगर है वहां पे, अगर कोई क्या गया कि मैग्मा आके जम गया या वाटर जो जिसमें मिनरल्स है वो जाके वहां पे क्या एक्यूमुलेट हो गया, तो ऐसे में जो भी उसके उसके बाद में जो बनेगा वो बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, वेन्स बोल रहे हैं या लोड बोल रहे हैं। इस वेन्स या लोड के अंदर में क्या होता है आपका, इधर है, वेन्स या लोड के अंदर में क्या होता है आपका, ओर होता है, लिखा था कहीं ये। ठीक है, और यूजुअली ऑकर्स इन वेन्स और लोड्स। तो वेन्स या लोड के अंदर में क्या होता है, ओर होता है। ओर के अंदर से हम क्या निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं। इसको सारे एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए, कंट्री रॉक कंटेन्स वेन्स। कंट्री रॉक के अंदर में क्या होता है, वेन्स होता है, वेन्स बोलो, वेन होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है। फिर वेन कंटेन्स ओर बॉडी, वेन के अंदर में क्या होता है, ओर बॉडी होता है। ओर बॉडी कंटेन्स ओर, ओर बॉडी के अंदर में क्या होता है, ओर होता है। ओर कंटेन्स मिनरल्स, मिनरल्स ओर के अंदर में क्या होता है, मिनरल्स होता है। और इस मिनरल से बेसिकली आप क्या निकालते हैं, मेटल या मेटल्स निकालते हैं। मिनरल्स जो है उसके अंदर में एक मेटल या एक से ज्यादा मेटल्स भी आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक जितना बताया उसका समरी ये है कि कंट्री रॉक जिसमें आपका क्या है, वेन है, या इसी को आप लोड भी बोल रहे हैं। ठीक है, वेन क्या है, जिसके अंदर में ओर बॉडी है। ओर बॉडी क्या है, जिसके अंदर में ओर है। ओर क्या है, जिसके अंदर में मिनरल्स है। और मिनरल्स क्या है, जिसके अंदर में मेटल्स या मेटल है। यहां तक की बातें क्लियर है तो बताइए, देन आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है? अभी मेरे ख्याल से अगर आप आगे चल के देखेंगे, मिनरल, ओर बॉडी, वेन, इस तरह के जब टर्म्स आप देखेंगे तो एक हल्का इमेज मेरे ख्याल से आपके दिमाग में रहेगा। इमेज को तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी तक की चीजें बताइए। हाँ, ये बोल रहा था मैं, ये तो आपको क्लियर है कि क्या होता है बेड रॉक, बेड रॉक जो कि कंट्री रॉक कंसिस्ट करता है।
कॉन्ट्री रॉक वेन्स कंटेन करता है, और वेन के अंदर में ओर बॉडी रहता है, ओर बॉडी के अंदर में ओर रहता है, ओर में मिनरल रहता है, मिनरल से हम क्या मेटल या मेटल्स को निकालते हैं। ओर क्या है बता ही दिया कि कोई भी रॉक ओर नहीं होता है, ठीक है। हर एक और रॉक जरूर होता है, लेकिन हर एक रॉक को आप ओर नहीं बोल सकते। ओर तब बोलेंगे किसी रॉक को जब हम उसमें से इकोनॉमिकली किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। अभी आते हैं ये डायग्राम के अंदर में, जैसे कि बताया काउंट्री रॉक हुआ, काउंट्री रॉक जिसके अंदर में हमारा क्या है, वेन है, ठीक है। जो लिख रखा है देख सकते हैं आप डायग्राम में, जो मैं दिखा रहा हूं मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। इसको चलो जूम कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो वेन है, और ये जो है उसमें ये जो हमारा ओर बॉडी हुआ, वेन जो बोले जिसके अंदर में ओर बॉडी है, तो ओर बॉडी के ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, हैंगिंग वॉल बोलेंगे, और जो लोअर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फुट वॉल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो सीम मैंने बताया, सीम की जो बात होगी वो कोल माइन के लिए ही बात होगा, कोल सीम के लिए बात होगा। मेटल के लिए कोई ऐसा सीम नहीं बोलते हैं। मेटल के लिए जो टर्म्स यूज हो रहा था, ओर बॉडी, लोड, वेन, और क्या बता रहा था आपको, हाँ ये सारे टर्म जो है वो मेटल के लिए यूज होते हैं। लेकिन जब हम कोल माइंस के लिए बात करेंगे तो वहां पे सीम की बात होती है, और सीम के अलग अलग टाइप फिर आते हैं। अगर मैं सीम को क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ, एक बार मैं आवाज देख लेता हूं यार, आवाज तो गड़बड़ नहीं हो, पता चल रहा है मैं बोल रहा हूं आवाज ही नहीं जा रहा है। तो एक बार वापस से कंफर्म कर देंगे कि अभी तक जो बताया वो सुनाई दिया सबको, आवाज यहां तक का सुनाई दिया सबको, आगे बढ़ सकते हैं अपन। आदित्य, योगेश, सैकेत, चिन्मय, देवव्रत, हर्षल, आर एस साउंड, चलिए ठीक है, ओके देन। हाँ देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम, तो मैंने बताया कि देखो यार, आपके एग्जाम के अंदर में ना कहीं कोई भी एग्जाम जो आप दिलाते हैं, गेट ही नहीं जावा की जो भी एग्जाम दिलाते हैं, वहां क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कोल माइन से रिलेटेड ज्यादातर आता है, मेटल से ज्यादा नहीं आता है। मतलब अगर माइनिंग के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें जो भी क्वेश्चंस बने, रॉक मैकेनिक्स से क्वेश्चन बने या बाकी जो भी माइन से क्वेश्चन बने, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बने, ब्लास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बने, 80 to 90% क्वेश्चन कोल माइन से रिलेटेड रहता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंडीशन देता है, कुछ भी देता है, तो ये खैर ये जस्ट जनरली ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये टर्म्स को मैं जानने के लिए कि अगर मैं सिम की बात करूं तो किस किस तरह के टर्म्स यूज होते हैं, किस किस तरह के नाम यूज होते हैं, वो सारा आपको क्लियर कट पता रहे कि कल को ये सारा नाम आए तो पता तो रहे कि हाँ थीम मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मॉडरेट थिक सिम मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो सिम का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग किया गया। एक तो डिग्री ऑफ गैसीनेस के बेसिस पे भी है, अगर आपको पता होगा रेगुलेशन में स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रखा है, डिग्री 1 माइनस, डिग्री 2 माइनस, डिग्री 3 माइनस। ये कहाँ पे यूज होगा, वेंटिलेशन में यूज होगा, वेंटिलेशन वाले सर पढ़ाए होंगे तो बताया हमने, ठीक है। डिग्री 1 कब है, जब आपका जो मीथेन का इमिशन है माइंस के अंदर में 1 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोड्यूस से कम रहे तो डिग्री 1, या 1% से कम रहे, दोनों में से कोई भी, तो वो डिग्री 1। और जब आपका मीथेन का एमिशन, इनफ्लेमेबल गैस या मीथेन गैस का एमिशन 1 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोड्यूस से अधिक, किंतु 10 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोड्यूस से कम रहे तो वो क्या हुआ, डिग्री 2। और 10 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोड्यूस से ज्यादा रहे तो डिग्री 3, ठीक है। बस एक हल्का ध्यान में रखो, वेंटिलेशन में पढ़ाया गया उसके लिए काम का। डिग्री ऑफ गैसीनेस के बेस पर सीम को क्लासिफाई किया गया। उसके बाद में सीम को क्लासिफाई किया हमने थिकनेस के बेसिस पे, कि हमारा थीम कितना मोटा है, तो मोटाई के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा। एक सिम होता है थिन सिम, जो 1.5 मीटर से कम जिसका थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये मेटल माइंस के लिए है, तो ऐसे आप जान लीजिए कि ये जो रहा इसका मोटाई जो है वो बेसिकली आपका क्या है, थिकनेस है, ठीक है। तो थिकनेस अगर 1.5 मीटर से कम है तो थिन सिम है, अगर 1.5 मीटर से ज्यादा लेकिन 4.5 मीटर से कम है तो क्या हुआ, मॉडरेट थिक सिम हुआ। अगर 4.5 मीटर से ज्यादा लेकिन 9 मीटर से कम है तो थिक सिम हुआ। और अगर 9 मीटर से ज्यादा है तो वेरी थिक सिम हुआ, ठीक है। और ये अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग माइनिंग मेथड एप्लीकेबल है। जब माइनिंग मेथड वाले सर पढ़ाएंगे तो आपको मेथड में भी अलग से थिक सिम माइनिंग मेथड पढ़ाएंगे, कोल माइन का थिक सिम माइनिंग मेथड अलग है ना। तो ये थिकनेस के बेसिस पे भी आपका मेथड चेंज होता रहता है कि कितना थिकनेस है उसके बेसिस पे, वो सारा बाद में चीजें आएंगी, बस एक बार नाम याद रखे रहो, ठीक है। बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ कोल सिम कितने डेप्थ में है उसके बेसिस पे भी आप सिम को क्लासिफाई करते हैं। और ये डेप्थ भी अपने आप में मेथड ऑफ वर्किंग को क्या बोलते हैं डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप मोड ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, माइंड डेवलपमेंट का पार्ट है। तो वहां पर भी आपका डेप्थ के बेसिस पे चीजें डिपेंड करता है कि कितने डेप्थ में है
तो आपका सिम, ठीक है। तो अगर ज्यादा डेप्थ में है तो कौन सा लगाएंगे, जैसे 200-250 मीटर से ज्यादा है तो हम साफ्ट, वर्टिकल साफ्ट लगाएंगे। और सिम का इंक्लिनेशन, आगे इंक्लिनेशन का बताऊंगा, इंक्लिनेशन के बेसिस पे हम बताएंगे कि वर्टिकल साफ्ट बनाना है कि इंक्लाइन साफ्ट बनाना है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स जो आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, हम किस मेथड के साथ में सिम के अंदर में अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। तो सैलो किसको बोलेंगे, जब आपका सैलो माइंस क्या होगा या सैलो सिम कौन सा होगा, जब आपका डेप्थ 150 मीटर से कम होगा तो वो सैलो माइंस हुआ। मॉडरेट सिम कब बोलेंगे, जब आपका डेप्थ 150 मीटर से ज्यादा किंतु 450 मीटर से कम। डीप सिम कौन सा हुआ, अगर 450 मीटर से ज्यादा में आपका सिम ओरिएंटेड है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपके डीप माइंस के अंदर या डीप सिम के अंतर्गत आएंगे, ग्रेडियंट के बेसिस पर, ठीक है। ग्रेडियंट कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह का आप मोड ऑफ एक्सिस रखने वाले हैं। तो ग्रेडियंट के बेसिस पे किस क्या क्या नाम दिया गया है, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछता है ना कि ये दिया हुआ है, मतलब फ्लैट सिम है, ग्रेडियंट इतना है और इतने डेप्थ में, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा। खासकर मेटल वाले में इस तरह के क्वेश्चन 4-5 बार पूछे जा चुके हैं। तो आपने ये पता होना चाहिए, छोटा छोटा चीज पता होना नहीं, टर्म्स क्या है कैसे है, तब जाके आगे जब सर पढ़ाएंगे मेथड में तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सर हो सकता है इसको दोबारा बताएंगे, अभी के लिए तो मुझे काम है तो करके मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो ग्रेडियंट के बेसिस पे कोल सिम को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, फ्लैट सिम 1 in 11 है तो आप उसको फ्लैट सिम बोलेंगे। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो डिग्री में कन्वर्ट करना सबको आ जाएगा, बताएंगे एक बार, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 in 11 जो बोल रहे हैं वो डिग्री में क्या होगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक, यही मैं जानना चाह रहा था कि 1 in, कोई हो सकता है जिसको इसमें भी कंफ्यूजन हो। और कोई है जिनको 1 in 11 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है या उसको डिग्री में कन्वर्ट करने नहीं आएगा, ठीक है। 1 in 11 का मतलब क्या हुआ कि 11 मीटर जब आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो आपका जो वर्टिकल है उसका हाइट 1 मीटर बढ़ जाएगा। ऐसा सिंपल शब्दों में समझना चाहेंगे तो जब आप 11 मीटर आगे जाएंगे तो 1 मीटर आपका एलिवेशन बढ़ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 11 मीटर आपने आगे बढ़ा तो आपका वर्टिकल में आप 1 मीटर ऊपर आ गए, ऐसा समझिए। क्लियर है बात। तो बेसिकली ढाल हुआ एक, वो जो 1 in 11 बता रहे हैं, एक्चुअली ड्रॉ कर दे बनेगा तो ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ तो ड्रॉ करते बन ही जाएगा। ठीक है, 1 in 11 जो बोल रहा है कि अगर आप 11 मीटर आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह से 11 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आपका वर्टिकल जो इंक्लिन जो भी हाइट है, वर्टिकली आप 1 मीटर अपने आप आगे बढ़ जाते। तो बेसिकली ये जो आप क्या चल रहे हैं, इस तरह से आप चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई आदमी है जो क्या है, चलते हुए जा रहा है। देखो यार ड्रॉ करते बन नहीं रहा है, आदमी है जो इस तरह चलते जा रहा है, ठीक है। तो जब ये चलते हुए जाएगा तो जब वो 11 मीटर आगे बढ़ेगा, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल में जब वो 11 मीटर आगे बढ़ेगा तो 1 मीटर वर्टिकल में उसका हाइट बढ़ेगा। 1 in 11 जो बोलना चाह रहा है, 1 मीटर ये हुआ या 1 ये हुआ और 11 ये हुआ, ठीक है जी, बात क्लियर है। तो इन डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें एक्चुअल में डिग्री कितना है, ये है, ये आपका डिग्री है। सर्वे में आपको बताया गया है, जब मैंने क्लास लिया तब भी आपको बताया इस तरह से दिया रहे तो कैसा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये डिग्री में निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हुआ, ये आपका 1 मीटर है और ये आपका 11 मीटर है, क्या लिखाएंगे, क्या निकाल देंगे, टेन थीटा लगा देंगे आप, टेन थीटा लगा देंगे, 1/11, तो बेसिकली उधर ले जाएंगे, 10 इनवर्स 1/11 आपका डिग्री में निकल आएगा। एक तो ये बात हुआ। दूसरा, अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करना चाहे कि नहीं सर ये 10 कहाँ लगाते रहेंगे, इतना थोड़ी हमारे पास टाइम है, तो आप किसी भी इस तरह से 1 in 11, 1 in 3, 1 in 2 जो भी दिया रहे ना, उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना रहे तो आप एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे भी श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से 56, अगर किसी को पता होगा तो मुझे करेक्ट कर देंगे। 56 से बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो डिग्री में कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे इसका मैं डिग्री में निकालना चाहूँ 1 in 11 का, तो 56 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेसिकली 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 5.6 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है जी बात, क्लियर है तो हाँ बोलेंगे, देन फिर आगे बढ़ते हैं। अरे अब कैसे हटेगा जी। समझ में आया, 1 in 11 सबको क्लियर है अभी। ग्रेडियंट में लेस और मोर बताइए, लेस देन 1 in 11 और मोर देन 1 in 11, ठीक है बता रहे हैं।
और किसी कोई दिक्कत? 56 इज राइट। ठीक है, तो 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये शॉर्टकट हुआ। बेसिकली 10 तो आपको पता ही है, बचपन से पता है, लाल बट्टा काका वाला में से जो 10 से आप निकालते थे, साइन कॉस इतना तो पता ही है, तो उससे भी निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूले में रखना चाहे। बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आईआरएल मॉयल में गेट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा या ईएमटी वॉल्यूम 1 गेट लेवल का, गेट के क्वेश्चन को लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी सारे क्वेश्चंस एक कैटेगरी से डायरेक्ट कॉपी कर दिया गया था। न्यूमेरिकल्स भी जो आते हैं, जो आसान आसान से क्वेश्चन जो पेन कॉपी से सॉल्व किया जा सकता है, वो एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कॉपी कर दिया था। आईआरएल की बात नहीं करूँ, मॉयल के आईआरएल के पेपर मैंने नहीं देखा है। ठीक है, तो मॉयल का मैंने जो भी दिलाने गया था तो पता है, तो गेट के लेवल का ही था। मतलब टिपिकल क्वेश्चन नहीं रहेंगे गेट में, जैसे आपको बिना कैलसी के सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो उस टाइप का नहीं। गेट के क्वेश्चन जो बिना कैलसी के भी सॉल्व हो सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस थे। तो आप चाहे तो एक एक के क्वेश्चंस को डायरेक्ट रट के जा सकते हैं, वहां पे पेन चलाने का नौबत ना है, क्योंकि पेन चलाने का आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, वो अच्छे लेवल के थे। नॉन टेक्निकल में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया था, एक लंबा चौड़ा पैरा दे दिया था, उसमें से 4-5 क्वेश्चन बना दिए थे कि फलाना के बाजू में कौन बैठा है, इसके बाजू में कौन बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन एक लंबा पैराग्राफ देके बना दिया था। सेम ब्लड रिलेशन से बनाया था, एक लंबा पैराग्राफ दे दिया था, ये इसका ये है, वो उसका ऐसा है वैसा है करके 5 क्वेश्चन बना दिया, फिर बोल दिया कि ये इसका क्या इसकी इसके बीच क्या रिलेशन, ऐसा करके उसके भी 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो लंबा पैरा देके उसको आपने पूरा क्रैक कर लिया, देन आपके 5 क्वेश्चन बने। इस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस थे नॉन टेक्निकल में। इंग्लिश के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, और टेक्निकल में तो आपको बता ही दिया कि गेट के क्वेश्चंस थे ज्यादातर, और गेट के क्वेश्चंस के अलावा लेजिस्लेशन के भी क्वेश्चंस थे, लेजिस्लेशन के भी क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। तो गेट का सिलेबस तो आपको पढ़ना ही। मैंने अग्नि बैच के अंदर में लेजिस्लेशन अपलोड करवा दिया है, तो जो कोई भी अगर अग्नि बैच में ज्वाइन करके रखा है और वो मॉयल का एग्जाम दिला रहा होगा, तो लेजिस्लेशन एक बार माइन एक्ट और माइन रूल्स ये दोनों तो देख लेना कम से कम, टाइम बचे तो आप एमएमआर भी देख सकते हैं। ठीक है, सीएमआर देखने की जरूरत नहीं। ओके, और मॉक टेस्ट भी डलवा दिया, जिसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर का मोबाइल का क्वेश्चन पेपर चाहिए था, मॉयल का यार, मॉयल का नहीं है क्वेश्चन पेपर, किसी के पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं था। थ्योरी आता है, ज्यादातर थ्योरी आता है। चलिए ठीक है, वो मॉयल वाले पे बात नहीं करते, जो दिला रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, बाकी सब लोग गरिया रहे होंगे, अरे सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, टाइम काम की चीज पे आते हैं करके। तो बेटर है क्लास कंप्लीट करते हैं, 8 मिनट बाकी है, इस चीज को खत्म करते हैं। ठीक है, अभी माइंड डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। ओके, तो ये ग्रेडियंट के हिसाब से आपको समझ में आया। 1 in 11 फ्लैट सिम, 1 in 11 टू 1 in 3। तो 1 in 11 मतलब आपको मैंने बताया कि अगर मैं 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 5.5 डिग्री के आसपास आया। और 1 in 3 को मैं अगर 56 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना डिग्री आएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 28 डिग्री के आसपास आएगा। तो जो बोल रहा था रेंज ना, तो 6 डिग्री से लेके 28 डिग्री के आसपास, तो रेंज आपको समझ में आ भी रहा होगा, से जो बोल रहे हैं तो क्या मतलब हुआ उसका। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्लियर है जी बात। फिर 1 in 2 से अगर ज्यादा है तो वो वेरी स्टिप सिम के अंतर्गत आया। तो ये सारा समझ में आ रहा होगा, अभी ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 in 11 भी समझ में आ गया, और ग्रेडियंट किस तरह से, इसको डिग्री में भी दे सकता है, डिग्री में भी दिया रहता है सारा जगह कि 8 डिग्री आपका सीम है। ठीक है, फ्लैट है, नहीं फ्लैट तो आप ठीक है, 8 डिग्री आपका सीम है, उसके अलावा आपका इतने डेप्थ पे है, और तीसरा चीज क्या था आपका, थिकनेस इतना है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की भी चीजें दिया रहता है। तो माइनिंग मेथड में तो सर बताबे करेंगे, अभी के लिए बस इतना सारी चीजें ध्यान में रखिए। अभी आते हैं एक्चुअल माइंड डेवलपमेंट के अंदर में, जिसके लिए अपन माहौल बना रहे थे कि टर्म्स अगर आगे आए तो आपने पता होना चाहिए करके। ठीक है जी बात। तो मेथड ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट्स, मेथड ऑफ एक्सेस टू डिपॉजिट। ठीक है, तो जो डिपॉजिट है बेसिकली और बॉडी है, उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा मेथड है जो हम यूज करते हैं, वो सारा हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। मतलब जो हमारा डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर में ये सारी चीजें हैं। और एक ड्राइवेज का मेथड है कि हम उसके अंदर में जो गैलरीज ड्राइव करेंगे वो सारे कैसे हम ड्राइव करेंगे, जो रास्ता बनेगा वो कैसे हम करेंगे, तो वो सारी चीजें जो फर्स्ट पार्ट, चलिए अगले क्लास में देखेंगे, अभी टाइम तो है नहीं, मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ बस। ठीक है, तो माइंड डेवलपमेंट क्या है ये सारा देखने वाले हैं, और बॉडी में बता चुका। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो हम यूज करेंगे वापस से, डेप्थ है, डीप है, स्ट्राइक क्या होता है, और फिर फुटबॉल क्या होता है, हैंगबॉल क्या होता है, बता दिया है ना। तो ये सारा अपन देखेंगे। फिर एक्सेस टू ओर डिपॉजिट, कौन कौन से मेथड है ओर डिपॉजिट तक पहुंचने के, है ना, तो वो अपन देखेंगे। शाफ्ट, इंक्लाइंड शाफ्ट, और आपका हो गया डिक्लाइन, डिक्लाइन क्या चीज है, फिर एडिट क्या चीज है, और मेन लेवल्स क्या है। तो ये प्राइमरी डेवलपमेंट के मेथड हुआ। इसके अलावा सेकेंडरी डेवलपमेंट के भी मेथड है कि किस तरह आप एक बार ओवर बॉडी तक पहुंचने के बाद अंदर में और भी क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, रेज, विंज, क्रॉस कट, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग और सब लेवल और इंटरमीडिएट लेवल्स, ये सारी चीजें क्या है ये सारा अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, वैसे आधा घंटे का ही कंटेंट बाकी है, लेकिन कोई नहीं, क्लास का टाइम निकल चुका।
ओके, ठीक है फिर, यहां तक ये बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है या और कुछ पूछना है अभी पूछ सकते हैं। कट ऑफ कितना है नहीं पता यार आदित्य, मुझे एक्चुअली कट ऑफ कितना जाता है ऐसा कुछ निकला नहीं था, बस वो फाइनल लिस्ट निकाल दिया था। ठीक है, और कुछ है जो भी बात कर सकते हैं? 2 मिनट बाकी है, दिन फिर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे।